तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लीलू यहाँ पर रोमांस के मूड में था, लेकिन तभी वांग जुआनजिन की आवाज़ आती है और इसे अपना काम अधूरा छोड़ना पड़ता है क्योंकि अब जो सेलेस्टियल मार्शल एक्सचेंज बैटल था वो 3 दिनों में शुरू हो रहा था। तो यार देखो, वीडियो का टाइम वैसे भी मेरा तो फिक्स नहीं है, लेकिन अभी और ज़्यादा इधर उधर रहेगा क्योंकि मैं थोड़ा घर पे हूँ और समय मिलता नहीं है, इन द सेंस कि कमरा खाली मिलना चाहिए वैसे है। तो आगे बढ़ते हैं। तो वांग जुआनजिन की आवाज़ की वजह से जियांग किंग के तो वैसे ही पहले से हटना चाहती, लीलू भी अब अपना शांत हो जाता है। और इस दौरान लीलू ना फिर भी उसके होंठ पे कुछ निशान बना चुका था, तो गुस्से में मतलब ऐसा कहते कि तुम कुत्ते हो क्या। लीलू माफ़ी मांगता है थोड़ा सा और बोलता है यार ये प्रिंसिपल वांग मेरा मूड ख़राब कर देते, मुझे तो समझ में आ चुका है, वो पूरा लाइफ सिंगल रहे हैं। इधर जियांग किंग के जो थोड़े बहुत ब्लड के निशान थे इसके होंठ पर, वो रिकवर कर जाते, फिर वो यहाँ से चली जाती। इधर जो बाहर का एरिया था जहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हो चुके थे, जैसे लू किंगेर, ली होंगी, सभी यहाँ पर आ चुके थे और लीलू, लू किंगेर, जियांग किंग सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं ये लोग, खास करके चीचान वगैरह कि चलो तुम लोग पाथ ऑफ एक्सेसन पर और एक कदम आगे बढ़ा चुके हो। लीलू भी ली होंगी को कॉन्ग्रेचुलेट करता क्योंकि अब वो 2nd ग्रेड की ड्यूक बन चुकी थी, तो लीलू को जो बैटल में सपोर्ट देंगी वो भी पहले से बेहतर होगा। और अब लीलू को लगता था कि इनके सपोर्ट से फिर साथ में जियांग किंग तो सेलेस्टियल मिरर प्रोग्राम में ना बहुत कम लोग हैं जो कि इससे थ्रेटन कर सकते। और चीचान इस दौरान बताती है कि डीवो मिंगजवान 6th ग्रेड का ड्यूक बन चुका है और इस बार उसने 10 पिलर बनाया। अब लीलू जानता था कि जियांग किंग का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर यही होगा क्योंकि ये बंदा भी लाइट ट्रांसेंडेंट आर्ट ही हासिल करना चाहता है क्योंकि उसका भी रेजोनेंस लाइट है। और वैसे भी उस बंदे के 3 10 पिलर है और 3 9 पिलर्स है, तो काफ़ी तगड़ा बंदा है। और जियांग किंग भी कहती है मैं भी वैसे तो शांत रहती, मैं देखना चाहूँगी ये जो बंदा खुद को ड्यूक ऑफ लाइट कहता है कितना कैपेबल है, कितना लाइट को समझता है। और इधर जैसे शेंकिया वेर थी, जाओजुन थे, लीजुन, सोंगजिंग, ये सभी अपर 8th ग्रेड के ड्यूक बन चुके थे। लू रुयान के बारे में भी खबर आ जाता है कि 7th ग्रेड की बन चुकी है और इस बार 9 पिलर ही बनाया उसने। चीचान मतलब पूरा उनके पास इन्फॉर्मेशन था। अब लीलू इस दौरान चीली के बारे में पूछता है। चीचान बोलती है वो अब लोअर 8th ग्रेड का ड्यूक बन चुका है और 8th पिलर के ड्यूक परफेक्ट बनाया उसने। और लीलू समझ रहा था चीली ने शायद जल्दीबाजी किया होगा, नहीं तो वो आराम से 9 पिलर का ड्यूक परफेक्ट बना सकता था। और इस दौरान वो बताती हैं कि किंगे के स्क्वाड में वो बंदी है ना निनमेंग, उसने फिर से एक 10 पिलर का ड्यूक परफेक्ट बनाया है और 3rd ग्रेड की ड्यूक बन चुकी है। लीलू को पता था निनमेंग टैलेंटेड तो है, उसके पास पहले से एक मेडल 9th ग्रेड का लाइट चेस्टर बीस्ट रेजोनेंस है, दूसरा वाला उसका बस थोड़ा सा क्वासी 9th ग्रेड का बना था, नहीं तो वो भी ट्रांसेंडेंट के पूरे रास्ते पर होती। और कहीं ना कहीं निनमेंग के कल्टीवेशन में कॉलेज वालों ने सपोर्ट किया है, हेवनली लाइट एंशिएंट कॉलेज, तो पोटेंशियल उसका थोड़ा कम हो सकता है लेकिन वो अच्छा करेगी। इस दौरान मेंटर मीर पूछते हैं, थोड़ा एम्बेरस फील कर रहे थे कि लीलू मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। लीलू कहता है अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, कभी भी पूछिए। तो ये बोलते हैं कि अगर तुम हायर लेयर ऑफ सेलेस्टियल मिरर पगोड़ा में एंटर कर पाए तो मुझे एक सीक्रेट आर्ट चाहिए था जो कि बेसिकली यूलांग के लिए चाहिए। लीलू सरप्राइज होता है और ये फिर वही स्टोरी बताते हैं क्योंकि उसको बहुत स्ट्रांग बनना था क्योंकि तुम लोग कॉलेज से जा चुके थे और बाइडोडो का प्रॉब्लम आपको याद होगा, तो उसने एक सीक्रेट आर्ट यूज़ किया था, टेक्निक, जिससे उसके जो रेजोनेंसेस है कभी इवॉल्व नहीं होंगे लेकिन वो जल्दी जल्दी अपना कल्टीवेशन बढ़ा सकता है। और वो आर्ट अधूरा है, यहाँ पर वो पूरा मिल सकता है क्योंकि वो आर्ट भी सेक्रेट वॉइड रेजोनेंस सेक्ट वालों का ही बनाया हुआ है। ये इसके बारे में प्रिंसिपल पांग ने बताया था। अब लीलू भी क्या कर सकता था, यूलांग का चॉइस है तो मानना तो पड़े, और उस टेक्निक का नाम है रेजोनेंस ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट, तो ऑब्वियसली हेल्प तो करेगा। इधर 3 दिन बीतते ज़्यादा समय नहीं लगता और सेलेस्टियल मिरर सिटी के सेंटर में जो जितने भी स्क्वाड्स थे ना सभी इकट्ठा हो चुके थे। बहुतों को बहुत सारी उम्मीदें थी, बहुतों ने तो 3 महीने पूरे कल्टीवेशन में बिता दिए थे क्योंकि वो जो सैंड मिरर बैटल होता है उसमें बहुत लोग भाग नहीं लेते हैं क्योंकि वो एक तरह से जुए की तरह हो जाता है। लीलू भी अपना स्क्वाड को लेकर ईस्टर्न डिवाइन कॉन्टिनेंट का जो एरिया था वहाँ खड़ा हो जाता है और इसको पता था जियांग किंग के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कि ग्रेटर एक्वायर्ड रेजोनेंस गॉडली फोर्सिंग आर्ट यहाँ पर मिल सकता है, लेकिन अब इसको पता नहीं था कि ये सेलेस्टियल मिरर मार्शल एक्सचेंज में किस प्रकार के ट्रायल्स होते हैं। और जियांग किंग भी बोलती मुझे भी नहीं पता, हर एक ट्रायल अलग होता है और काफ़ी मिस्टीरियस होता है। और ये बोलती है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होता है तो तुम मुझे ढूंढ सकते हो, हम मिल के उसका सामना कर सकते हैं। इस तरह इस दौरान एक आवाज़ आती कि मेंटर लीलू और जियांग किंग की फीलिंग काफ़ी डीप है, मैं काफ़ी एनवी फील करता हूँ। और ये आवाज़ आई थी एनलाइटन सेज कॉलेज की तरफ से जहाँ पर गुओ जियो फैंग खड़े थे और इस दौरान ये दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। अब क्योंकि ये जो राउंड है ना ये बस बैटल के ऊपर, इसमें आपको अलग अलग जाना पड़ता है, आप किसी भी कॉन्टिनेंट के हो कुछ से फ़र्क नहीं पड़ता। और इस दौरान लीलू भी इनको तारीफ करता है कि आप भी काफ़ी कैपेबल हैं और वो बोलते हैं कि अगर हम 31st लेयर भी क्लियर कर पाए ना तो मैं बहुत अच्छा फील करूँगा। और उसके बाद गुओ जियो फैंग यहाँ से निकल जाते, लेकिन जियांग किंग जब इस बंदे को जाते हुए देखती है ना तो कहती है अलग फील कर रही है उस बंदे को देख करके, आई डोंट रियली लाइक इट। लीलू रुक जाता है लेकिन पूछता है प्रॉब्लम क्या है। जियांग किंग बोलती है मुझे भी नहीं पता, बस एक गट फीलिंग आ रही है। वो फीलिंग बस प्रकट भी थी और फिर गायब हो गई। ऐसा काफी विचित्र लग रहा है
क्योंकि जब मैं इस बंदे से शुरुआत में मिली थी, ऐसा जियांग किंग ये बताती है, इस बैटल वैटल के पहले जब ये शुरू हो रहा था, तो इनकी ऑरा अलग थी। अब लीलू जानता था क्योंकि जियांग किंग के पास हार्ट ऑफ लाइट है, तो वो चीज़ें सेंस कर सकती है जो कोई नहीं कर सकता। और लीलू को पता था अगर ये बंदी कुछ बोल रही है तो मानना है, तो वो बोलता है मैं ध्यान दूंगा। इधर ये बातें कर रहे थे और आसमान में थोड़ा एनर्जी के अनड्यूलेशंस फील होते हैं, एक प्रेशर सा फील होता है पूरे एरिया में। 3 लोग प्रकट होते हैं, जुआनजिन, बायू और जिंगजी। और इनके आसपास ना नेचुरल एनर्जी अपने आप इकट्ठा हो जाती है, थ्रोन जैसे बन जाती है, जिस पर ये बैठ जाते हैं। और जुआनजिन कहते हैं अब सभी लोग आ चुके हैं तो हम शुरुआत करते हैं, और एक्सप्लेन करते हैं कि देखो सेलेस्टियल मिरर मार्शल एक्सचेंज जो है 31st लेयर से शुरू होता है, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हें मिले, अब तुम्हारे तरीके तुम उनसे कैसे डील करते हो, उन चीज़ों को पार करते हो। और जब तुम एंटर करोगे ना किसी लेयर में, तो उसका इन्फॉर्मेशन तभी तुम्हारे माइंड में अपने आप चला आएगा। और अगर किसी के पास सवाल नहीं है तो अब वो एंटर कर सकता है। और पलक झपकते अब लोग अंदर जाना शुरू कर देते, क्योंकि सामने में इनके एक स्पेस बनता है जो थोड़ा मिस्टी जैसा दिख रहा था, फॉगी जैसा। और सामने में 9 पहाड़ दिखते बड़े बड़े, अलग ही दिख रहे थे भाई, बादल भी उसके ऊपर लहरा रहे थे, नीचे थे कहीं कहीं तो। और 9 बड़े बड़े फिंगर्स के थ्रू ये कनेक्टेड थे, मतलब मानो ये पूरे पहाड़ ना एक हथेली के ऊपर रखे हुए हैं, कुछ ऐसा फील होता है। तो ये था सेलेस्टियल मिरर पगोड़ा का 31st लेयर। और जैसे एंटर करते हैं लोग, ये इन्फॉर्मेशन जो था ना इस एरिया के बारे में क्या है सब चलाता है। तो इस स्पेस को 9 फिंगर रियल्म कहा जाता है। तो 9 पहाड़ इसलिए थे यहाँ पर, और हर एक पहाड़ पर ना एक मिरर है, मिरर अल्टर है। मतलब आप जब वहाँ तक पहुँच जाओगे तो 32nd लेयर में एंटर कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे पहले पहुँचेगा ना उसको एक अपॉर्चुनिटी मिले, मतलब ब्लेसिंग्स बोल लो या कुछ ट्रेजर मिल सकता है। और जितने लोग अंदर जा रहे हैं ना उनके आधे अगर पास कर गए तो बाकी आधे लोग एलिमिनेट हो जाएंगे। अब 9 पहाड़ में से आप एक ही पहाड़ पे चढ़ सकते हो, तो वो आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो जितने भी एक्सपर्ट्स थे सभी के पास ये इन्फॉर्मेशन अपने आप उनके माइंड में आ चुका था। और हर एक पहाड़ की ओर अलग थी, जैसे एक पहाड़ जो था वो आगों में घिरा हुआ था, पूरा मैग्मा वर्ल्ड जैसा लग रहा था। ये था फ्लेम फिंगर भी, एक था जहाँ पर बिजलियाँ कौंध रही थी, तो ये था थंडर फिंगर भी। वैसे एक जगह हवा देखा जा सकता था, कहीं बर्फ़ देखा जा सकता था, कहीं लाइट, कहीं बीस्ट वगैरह दिख रहे थे। तो ऐसे ही थे, मतलब 9 अलग अलग पहाड़। लीलू सभी पहाड़ों की चोटी ऊपर देख, जियांग किंग अभी अपने स्क्वाड के साथ इसके पास आ चुकी है और इससे पूछती है कौन सा पहाड़ चूज कर रहे हो। लीलू जवाब देता है थंडर फिंगर भी। जियांग किंग थोड़ी हैरान होती कि तुम चूज कर सकते थे ना वाटर फिंगर या बीस्ट फिंगर। बीस्ट क्योंकि इसके पास थंडर ड्रैगन रेजोनेंस है, और वाटर आपको पता ही है। लीलू स्माइल करता है कि मेरे अपने प्लान, और बोलता है तुमने तो लाइट फिंगर पिक चूज किया होगा। जियांग किंग बोलती हाँ। लीलू भी बोलता है तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि डिवो मिंग जुआन भी उधर ही जा रहा होगा। जियांग किंग बोलती हाँ देख लेंगे ना कितना अमेजिंग है वो। तो दोनों अपने अपने रास्ते अब यहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन देखो रास्ता ऐसा, आप पहाड़ी पर ऐसे इजीली नहीं चढ़ सकते थे। कैसा था कि जैसे आप आगे बढ़ोगे तो जो रेजोनेंट पावर है, जैसे थंडर वाला, तो थंडर वाला आप पर अटैक करेगा, लाइट वाला है तो लाइट वाला अटैक करेगा। और अचानक से अटैक होता है तो बहुत सारे लोग तो उसी ही में पकड़ा के एलिमिनेट हो जाते हैं। और शुरुआत का रास्ता तो सबका सेम था, तो लीलू जियांग किंग अभी भी साथ में थे, क्योंकि पहाड़ी के बहुत नीचे थे। अभी रास्ता जहाँ से डाइवर्ट होता है वहाँ पहुँचने को थे। अब जब ये आगे बढ़ते हैं ना तो इनके सामने कुछ लोग प्रकट होते हैं, जिसके बारे में चीचान बताती है कि ये लोग वो लोग हैं जो पिछले सेलेस्टियल मिरर पगोड़ा के ट्रायल्स में थे। तो उनकी एक तरह से ऑरा बन चुकी, और वो हमें यहाँ पर रोकने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल दोनों साइड से बैटल शुरू हो जाता है। जैसे वो जो क्लोन्स वगैरह प्रकट हुए थे उस पर लीलू वगैरह अटैक कर रहे थे, जैसे लीलू, लू किंग, ली होंगयू, निन मैंग, यू, ज़ीक्यू या जो भी नाम था उस बंदी का, सभी लोग अपने अपने अटैक यूज़ करते हैं। जैसे लीलू अपना एक तीर मारता है, एक क्लोन एक्सपर्ट को तुरंत ही गायब कर देता है। जियांग किंग अपने तलवार को चला रही थी जिस पर लाइट और को इकट्ठा करके यूं ही एक स्लैश अटैक में उसको निपटा दे रही थी। बाकी भी जो पावरफुल लोग थे जैसे शेंकियावेर, डिवो मिंग जुआन, लो रोयान, सभी यही कर रहे थे। और ये वाला बैटल ना आधा दिन चलते रहता है। अब देर देर सभी लोग ना ये 9 पहाड़ों के काफी करीब आ जाते और फ्लक्चुएशंस अब ज्यादा ये क्लियर फील कर सकते थे। अब यहाँ से जियांग किंग बोलते लीलू ध्यान रखना, क्योंकि जो मिथिकल स्पिरिट एंसेंट कॉलेज का जाओ जोन है वो भी थंडर फिंगर पीक की तरफ ही जा रहा है। लीलू जानता था और वैसे भी उसको सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि जाओ जोन भी थंडर रेजोनेंट पावर वाला बंदा है और इसको वैसे भी उससे बदला भी लेना है। और लीलू भी कहता है अब तुम भी अपना ध्यान रखना। तो अब यहाँ से इनका स्क्वाड अलग हो जाता है, निनमेंग, यूजियू, जायोफेंग और जियांग किंग। अब लीलू भी अपने स्क्वाड को लेकर, स्क्वाड में लू किंग, ली होंगे और बाकी लोग उस तरफ ये निकल जाते हैं। हालांकि मेरे दिमाग में यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि लू किंग क्यों नहीं गए उधर, वो जो आइस पीक है, बट शायद उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये अगर मुझे रहता ना तो मैं पक्का उस ऑथर से पूछता भाई क्यों करता है तो इतने चूतिया पे। तो थंडर पीक की तरफ लीलू का स्क्वाड बढ़ चुका था और बिजलियां काफी ज्यादा कड़क रही थी। सिल्वर लाइटनिंग को आराम से देखा जा सकता था। अब बहुत तेजी से आप आगे नहीं जा सकते क्योंकि बिजली आएगी तो आप उसे पहले ब्लॉक करोगे या साइड हटोगे ताकि फिर आगे बढ़ सको। और रास्ता ऐसा नहीं था कि पूरा बंजर था, पेड़ वगैरह थे, तो आप पेड़ से कूदते कूदते ये लोग जा रहे थे। लेकिन इस दौरान जो जाओ जोन का स्क्वाड था ना फास्टेस्ट था, क्योंकि देखो यार बंदा अपर 8th ग्रेड का है, तो ऑटो ड्यूक बर्फलेट्स और तगड़े लाइटनिंग पावर वाले, तो ईजिली आगे बढ़ रहा था वो। और लीलू भी अपने
तीनों जो गोल्डन ड्यूक बर्फिट्स थे उनके थ्रू एक बैरियर बना देता है डिवाइन मिस्ट की ऑरा के साथ, ताकि इन थंडर बोल्ट्स को ब्लॉक कर पाए। कभी कभी एक आदि थंडर बोल्ट इसका डिफेंसेस को तोड़ देता था, लेकिन उन्हें फिर लू किंगर ब्लॉक कर देती थी अपने आइस पावर की मदद से। और वैसे भी इस स्क्वाड में आप बोल सकते हो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट यही बंदी है, सेकंड ग्रेड की ट्रांसेंडेंट भी बन चुकी है। इस दौरान चीचान भी बोलती है, लीलू अगर तुम्हें लगे कि चीज़ें डिफिकल्ट हो रही हैं तो आगे का डिफेंस हम संभाल सकते हैं, मतलब तुम्हारे पे ज़्यादा बर्डन नहीं आना चाहिए। और वैसे भी अगर हम 31st लेयर में एंटर कर चुके हैं ना, तो हमारा मिशन तो पूरा हो चुका है। मियर और काओशेंग भी जो थे वो भी हमें सर हिलाते, क्योंकि देखो इनका ब्रेक थ्रू भी हो चुका है। लीलू स्माइल करता है कि मेंटर्स आप लोग रिलैक्स कर, मैं अगर फील करूंगा कि मेरे पे बर्डन आ रहा तो मैं फालतू में क्यों एक्टिंग करूंगा। क्योंकि लीलू को पता था अगर ये मेरा अल्टर तक पहुंचे ना, पीक तक पहाड़ी के, तो सबको थोड़ा थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इनकी स्क्वाड अगर पहले पहुंचती है। और इन लोगों को भी समझता था कि लीलू वो बंदा है ना जो रिलेशनशिप को ज़्यादा तवज्जो देता है। इस दौरान मतलब चीचान जब बोलती है तो काओशेंग भी तारीफ करती है, तो लुकिंगर उनको लुक देती है कि मतलब मैं कुछ नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। काओशेंग कहते अरे ऐसा कैसे हो सकता है, तुम भी हमारे साथ ही हो। वैसे भी मतलब ये इनकी भी तारीफ करते हैं, फिर थोड़ा बंदी ये शांत होती है। और इस दौरान कहते भी है, लीलू भी कहता है कि लुकिंगर जब तुम ऐसे बात करती हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम पहले वाली हो चुकी हो। बट लुकिंगर फिर इसको कोल्डली रिप्लाई करती है, उससे तुम्हें क्या करना है, और फ्लैट अलर्ट मत किया करो। लीलू शांत हो जाता है, वो जानता था कि लुकिंगर को ज़्यादा दुख लगा, क्योंकि वो अब जियांग किंगे के साथ रिलेशनशिप में, और लीलू का बॉडी माइंड सोल जो भी है वो जियांग किंगे के लिए, तो इस पर मूव कर भी नहीं सकता वो, और उसका कभी वैसा इरादा था भी नहीं। इधर धीरे धीरे 2 घंटे निकल जाते, और इन सिल्वर थंडर बोल्ट को पार करते करते लीलू का स्क्वाड धीरे धीरे बढ़ रहा था। लेकिन आगे मैंने ना बहुत सारे अब थंडर बीस्ट दिखने लगते हैं, और गोल्डन थे कलर में। थंडर एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा इनकी डेंस थी। देखो नीचे में सिल्वर थंडर बोल्ट मिल रहा था, अब यहाँ पर गोल्डन मिल रहा था। और ये जो बीच थे ना आराम से 6 ग्रेड के ड्यूक के टक्कर के थे, यानी कि डिफ़िकल्टी जो था जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ रहे हो वैसे वैसे बढ़ते जा रहा है। तो जंगल की गहराइयों में से ये बहुत सारे गोल्डन थंडर बीस्ट प्रकट होते हैं। इनकी बॉडी पर ना वो बिजली ऐसा लग रहा था घूम रही हो, चल रही हो, फ्लैश का सामान ऐसा बिजलियाँ चमक रही थी इनकी बॉडी पर। अब हमें जाओजोन को दिखाया जाता है, जो कि अपने ट्राइडेंट को लेकर था, आटो ड्यूक बर्फिट्स को रिलीज करके था, नेचुरल एनर्जी को तेजी से डिफोर कर रहा और शांति से देखता है इन बीस्ट की तरफ। और इस दौरान इसकी नज़र पीछे में लीलू पर भी पड़ती है। ये बंदा ये सरप्राइज होता है कि थंडर फिंगर पिक की तरफ पड़ रहा है, क्योंकि देखो लीलू के पास थंडर रेजोनेंस था बट सेकेंडरी वन था। तो ये सोचता कहीं ऐसा तो नहीं है इसलिए आया क्योंकि मेरे को डील करना चाहता है, बदला लेना चाहता है जो मैंने जियांग किंग के साथ किया था। हालांकि ये डरता नहीं, बट फिर भी लीलू 3rd ग्रेड का ट्रांसेंडेंट। एक ही प्रॉब्लम हो सकता है, अगर लीलू 2 अपर ग्रेड का डेस्टिनी ग्रेड के ड्यू कार्ड साथ में यूज करे तो इसे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक इसके लिए हो सकता है। अब जाओजोन इन चीज़ों को सोचता नहीं और आगे बढ़ता है, सीधा थंडर बीस्ट को ऐसा मारते पीटते कि आगे निकल जाऊंगा। और ये रास्ता बनाते जाता है इनको मारते हुए, और इसकी स्क्वाड इसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही थी। अब इसके जो एक्शंस थे ना बहुत सारे स्क्वाड्स को अट्रैक्ट करते। लीलू भी देखता है कि हाँ यार ये बंदा है तो स्ट्रॉन्ग। अब लीलू थोड़ा और उसका ध्यान था कि बाकी पहाड़ों पे क्या चल रहा है, क्योंकि उसको पता था जियांग किंग डिवो मिक्सवान से भिड़ने वाली। अब यहाँ पर इतना ज़्यादा बिजली खड़ा करा था ना कि दूर तक आप देख भी नहीं सकते। अब फिलहाल लीलू को मालूम था फिलहाल इसको आगे बढ़ना है, ये अपने थंडर एलिफेंट ब्लेड को बाहर निकाल और थंडर बीस्ट को मारते हुए ताकि इनकी भी टीम आगे बढ़ सके उस काम में लग जाता है। और लीलू सबसे पहले एक ड्रैगन में कन्वर्ट होता है, लगभग 1000 फीट के, नहीं मेरे से गलती हो गई, एक ड्रैगन का मैनिफेस्टेशन बनाता है 1000 फीट का, जो कि इसके लेसर ड्रैगन सेक्रेट सीट का लोअर ग्रेड का डेस्टिनी ग्रेड का ड्यू कार्ड, ड्रैगन रियरिंग कार्ड। तो मतलब आप अपनी ऑरा को ड्रैगन में कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि ऑफेंस और डिफेंस यानी अटैक और डिफेंड दोनों में काम आता है। तो लीलू के कमांड पर यह ड्रैगन आगे बढ़ता है और इन थंडर बीस्ट से बैटल करने लगता है। एक आदि जो ये बीस्ट थे ना, मतलब उस ड्रैगन को ऐसा साइड से निकल के आ जाते थे आगे की तरफ, तो उन्हें क्या करती थी लू किंगर फ्रीज कर देती थी। इस दौरान ली होंग्यू पीछे से सपोर्ट कर रही थी, लीलू और लू किंगर की तरफ 2 गोल्डन सील्स बना के बढ़ा देती है ताकि इनके पावर लेवल और बढ़ सके, और थोड़े और पावर से कुछ नॉर्मल सील्स बना के चीचान मियर काओशेंग को भी सपोर्ट कर, तो ये भी इन बीस्ट को पीटते पाटते आगे बढ़ रहे। जाओजोन ये सेंस करता, क्योंकि वो लोग ना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, ऐसा लग रहा था जाओजोन के स्क्वाड को मैच कर सकते। और जाओजोन का उद्देश्य क्या था कि सबसे पहले इसको थंडर फिंगर पीक पर पहुंचना है, ताकि जो पहले पहुंचेगा उसको रिवॉर्ड ज़्यादा मिलता है। तो लीलू अगर आ गया तो लीलू इसके लिए प्रॉब्लम बन सकती। फिलहाल बहुत सारे स्क्वाड्स आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं भी बढ़ पाते, लेकिन अब आगे में जो थंडर बोल्ट्स दिख रहे थे ना बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव थे, खतरनाक फ्लक्चुएशंस थे। जैसे एक लोअर 7th ग्रेड का ड्यूक था, वो एक थंडर बोल्ट को काउंटर करने की कोशिश करता है जब उसकी तरफ पड़ता है तो, लेकिन नहीं कर पाता। डिफेंसेस बनाने के बाद भी, अटैक करने के बाद भी काफ़ी दूर जाके पीछे गिरता और खून की उल्टी कर रहा था, और लोअर 7th ग्रेड का था भाई और इंजर्ड हो चुका था। बस यहाँ पर 2 ही स्क्वाड थे जो कि आराम से आगे बढ़ पा रहे थे, एक तो जाओजोन का स्क्वाड था और दूसरा लीलू का स्क्वाड था। लीलू इन्हें अपने ड्रैगन एलिफेंट थंडर ब्लेड से काउंटर कर रहा था
और बीच बीच में जो 3 ड्रैगन्स हेवनली बैनर कैनन था उसे भी यूज़ कर रहा था। और ज़्यादातर जो अटैक थे ना वो लीलू ही ब्लॉक कर रहा था अपने स्क्वाड के लिए। और क्योंकि थक भी रहा था, लेकिन क्योंकि भाई 10 पिलर के ड्यूक परफिट्स थे तो नेचर से बहुत जल्दी जल्दी एनर्जी एब्जॉर्ब करता था। फांग जिंग ही उनको हमें दिखाया जाता है और मन में सोचता है यार मैंने इस बंदे से बैटल किया है, ये मेरे लिए कितने गर्व की बात। क्योंकि अब इसे पता था कि अब अगर लीलू इससे बैटल करेगा ना तो शायद फांग जिंग 10 अटैक भी लीलू के नहीं झेल पाएगा। फिर इसका ध्यान जाता है जाओ जोन की तरफ, जो कि आराम से शो ऑफ भी कर रहा था अपने पावर का। जाओ जोन तो उसके पास ट्राइडेंट था, इजीली थंडर को ब्लॉक करता था और फिर इसकी स्क्वाड आगे बढ़ती रहती थी। और अपर 8th ग्रेड का था तो भाई बात अलग थी। सबको लग रहा था या तो लीलो का स्क्वाड या तो इसका जाओ जोन का स्क्वाड, इन दोनों में से ही कोई पहले ऊपर पहुंचेगा। और जो ऊपर तक पहुंचेगा मिरर अल्टर के पास तो वो फिर 32वें लेयर में एंटर कर सकता है, वहां से वही वो रास्ता है। इधर ये जो थंडर क्लाउड्स थे ना वो धीरे धीरे श्रिंक होने लगते, छोटे होने लगते, सिकुड़ने लगते और एक कंडेंस फॉर्म में आने लगते, एकदम जैसे थंडर का गोला बन रहा हो, बहुत ज़्यादा पावर इकट्ठा हो रहा था। फ्लक्चुएशंस इतने तगड़े थे ना कि 8th ग्रेड के ड्यूक को भी परेशान करते। तो ये आखिरी था ट्रायल, इसको अगर आप क्रॉस कर लिए तो ऊपर पहुंच जाओगे। लीलू और जाओ जोन भी वो प्रेशर फील करते और जब वो थंडर फ्यूज होता है ना तो उसमें से 2 बड़े बड़े थंडर ड्रैगन्स निकलते जिनके अंदर अलग एनाहिलेशन पावर था मानो, और दहाड़े मार रहे। एक जो था वो लीलू की तरफ पड़ता है और एक जाओ जोन की तरफ। अब देखो मैटर था बड़ा यहाँ पर, क्योंकि ये जो ड्रैगन्स थे एक एक इनकी तरफ पड़ रहे थे, आराम से 8th ग्रेड के ड्यूक को टक्कर देने लायक थे। अब जाओ जोन के लिए ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि वो वही अपर 8th ग्रेड का ड्यूक। बड़ा प्रॉब्लम था लीलू के लिए, क्या लीलू सर्वाइव कर पाएगा? 3rd ग्रेड का ट्रांसेंडेंट, शायद ये पावर काफ़ी नहीं है। हाँ जियांग किंग होती तो बात अलग था। तो लोगों को ये लगता है लीलू ने अपना जो एफर्ट था खराब कर दिया, उसे किसी और पीक की तरफ बढ़ना चाहिए था जैसे वाटर वोटर या कहीं पर। तो ये सब चर्चे चल रहे थे और ये सब फांग जिंग सुनता लीलू की तरफ देख रहा था, बट वो जानता था बस बंदे का फाउंडेशन अलग है। अगर इसने थंडर फिंगर पीक चूज किया है तो किसी कारणवश चूज किया होगा, इसके पास पक्का कोई ट्रम्प कार्ड होगा। हाँ ठीक है जाओ जोन थोड़ा ओवर वियरिंग है, पावर तगड़ा है तो उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लीलू अपने तरीके में एक मॉन्स्टर है जो चमत्कार पे चमत्कार बनाते रहता है। अब हमें जाओ जोन को दिखाया जाता है जो कि अपना ट्राइडेंट मतलब वो त्रिशूल के समान ही दिखता है, उस पर रेजोनेंट पावर थंडर वाला इकट्ठा करता है और इस थंडर ड्रैगन पर अटैक करने लगता है। कुछ हैंड सील्स भी है बनाता है जो कि एक थंडर ट्रिबुलेशन पाम में बदल जाता है। उधर ड्रैगन भी ऐसा मुंह से, क्योंकि ड्रैगन है क्या मैनिफेस्ट कर रहा था, एक बड़ा सा अटैक बनाता है थंडर का गोला और उस पर परसा रहा था। तो थंडर ड्रैगन को ये निपटा देता एक सिंगल अटैक। और लोग तारीफ करते हैं यार मेंटर जाओ जोन इनक्रेडिबल है, खास करके मिथिकल स्पिरिट एंशिएंट कॉलेज वाले। इस दौरान हमें दूसरे डायरेक्शन से एक ड्रैकोनिक रोर सुनने को मिल रहा था। सभी का ध्यान जाता है लीलू की तरफ। वहां पर लीलू गायब हो जाता है और लीलू की जगह एक वॉयलेट गोल्ड ड्रैगन दिख रहा था, काफी प्रीमियल क्योटिक और आती। लीलू इस समय वही अपना ड्रैगन ब्लड एटाविज्म आर्ट यूज कर रहा था, ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो चुका और अपना अपर डेस्टिनी ग्रेड का ड्यूक आर्ट यूज कर रहा था और फिजिकल बैटल कर रहा था इस ड्रैगन के साथ। तो वो जो ड्रैगन था ना भाई, लेकिन वो बीच बीच में ड्रैगन थंडर वाले गोले भी मार रहा था। तो लीलू की बॉडी से थोड़े बहुत ब्लड भी आ रहे थे क्योंकि इसके जो स्किल्स थे वॉयलेट ड्रैगन स्किल्स वो डैमेज हो रहे थे। लेकिन लीलू एकदम रुथलेस हो चुका था, वो ऐसा मुंह खोल के एकदम पकड़ लिया था ड्रैगन, डायरेक्ट फेस कर रहा था ड्रैगन के जो लाइटनिंग आ रही थी उसे डेवोर भी कर जा रहा था। यार ये बंदा क्या कर रहा है, ड्रैगन पावर को डेवोर कर रहा है, थंडर पावर को। जाओ जोन भी शॉक्ड हो जाता है, इससे क्या लगता है कि हेवनली ड्रैगन की बॉडी क्या फूट नहीं सकती, इनडिस्ट्रक्टिबल है क्या? अब हमें लीलू को दिखाया जाता है जो कि ये थंडर पावर तो डेवोर कर चुका था, तो पेट में इसके अलग हलचल सी हो रही है। ऐसा लग रहा था इसके मेरिडियंस नसें नाड़ियां फूट जाएंगी, चीचान डर जाती है। ये लड़का बहुत रेकलेस हो जाता है कभी कभी और ये ली होंगियो को बोलते हैं कि हेल्प करो उसकी, काओशेंग भी चिल्लाते हैं। लेकिन इस दौरान ली होंगियो वगैरह को लुकिंग रोकती है कि उसका कुछ प्लान होगा और वो अपनी आईसी ब्लू आइज से लीलू पर फोकस करके थी जो इस समय ड्रैगन फॉर्म में था। चिंतित तो ये भी थी बट अब क्या ही कर सकती थी। देखो लीलू जो है ना ड्रैगन ब्लड एटाविज्म आर्ट कल्टीवेट कर चुका था क्योंकि उसके पास हेवनली ड्रैगन ब्लड लाइन था जिसकी मदद से उसने हेवनली ड्रैगन सील्स बनाए थे और अपनी बॉडी में फ्यूज किए, तभी इसकी बॉडी अब ना हेवनली ड्रैगन का शेप ले पाती थी। पहले ये वो कोई सीड यूज करता था, मुझे याद नहीं, तब ये हाफ ड्रैगन हाफ ह्यूमन में बदलता था। अब देखो पूरा ड्रैगन में बदलता है क्योंकि ये ड्रैगन ब्लड एटाविज्म आर्ट यूज करता है। लेकिन ग्रैंड परफेक्शन रियलम तक इसने इसे कल्टीवेट नहीं किया था, उसके लिए आपको 5 हेवनली ड्रैगन सील्स बनाने पड़ते हैं और लीलू अभी तक बस एक ही बना पाया था। बहुत ट्राई किया था दूसरा बनाने का बट भाई सफल नहीं हुआ था क्योंकि यार देखो ये आर्ट बहुत टफ है भाई, इतना आसान रहता तो मैं लीलू को कब का सिखा देता था। लीलू की बॉडी में एक अंदर में बैटल चल रहा था, इसका हेवनली ड्रैगन ब्लड जाग चुका था, उस थंडर पावर को काउंटर करने लगता है। कुछ मिस्टीरियस रून्स बनते हैं इसकी बॉडी पर, आंखों में भी एक अलग चमक थी। इसकी आंखों में ना एक साइन दिखता है कि हेवनली ड्रैगन सील बन रहा हो, तो लीलू काफी खुश हो जाता है और इसे अब समझ में आता है कि अगर आपको हेवनली ड्रैगन सील्स बनाने ना तो आपको खतरों का सामना करना पड़ेगा। बॉडी जब एक्सट्रीम तक पुश होगी, पेन होगा, तब जा करके आप अपने ब्लड लाइन को इवॉल्व कर पाओगे और ये चीज़ हेवनली ड्रैगन सील्स बना पाओगे। तो धीरे धीरे जो इसके बॉडी में वॉयलेट थंडर फिर बाहर भी चमक रहे थे वो थंडर खत्म हो जाता
वॉयलेट थंडर से अपनी बॉडी को टेम्पर कर रहा था। अब जाकर के ये बात जाओ जुन को भी समझ में आता है, ली कुंगेर, ली होंग्यू सभी को समझ में आता। हालांकि लीलू थोड़ा दर्द में था, लेकिन अब उसे मजा आ रहा था। सेकंड हेवनली ड्रैगन सील पूरा तो नहीं बना था, लेकिन उसका आउटलाइन बन चुका था। जाओजुन दूर से देख रहा था ये बंदा। अब लीलू फिर से आगे बढ़ता, मतलब इसका स्क्वाड वगैरह। लेकिन आगे में अब 6 ड्रैगन्स प्रकट होते। लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते। अब पहले तो 2 थे, एक एक बटे थे, अब 6 मतलब 3-3 बटेंगे। जाओजुन भी थोड़ा सोचता है, वो थोड़ा थंडर एनर्जी रिलीज करता है, कुछ हैंड सील्स बनाता है और जाओजुन ना एक डबल हेडेड थंडर ईगल में बदल जाता है। इसकी बॉडी गोल्डन हो जाती है, बॉडी पर बहुत सारे थंडर रून्स भी चमक रहे थे। मानो ये थंडर के साथ फ्यूज हो चुका था, थंडर स्पिरिट के जैसा दिख रहा था, जिसकी वजह से थंडर ड्रैगन्स जो 3 इसकी तरफ पड़ रहे थे वो शांत हो जाते, मानो इसे देख नहीं पा रहे, क्योंकि ये जो क्रिएचर में बदला था ना वो उनके लिए सिमिलर था। और मानो जाओजुन कुछ तो अलग बोलता भी है, आवाज निकालता है। जो तीनों ड्रैगन्स है ना वो भी अब लीलू की तरफ देखने लगते, तो लीलू की तरफ अब ये 6 ड्रैगन्स पड़ जाते। तो अब चीजें काफी बदल चुकी। फिलहाल हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।